एक ब्रोकर से लेकर एसोसिएशंस को लीड करना, ये जर्नी कोई आसान नहीं है। आज हमारे साथ ऐसी एक पर्सनैलिटी है जो करीबन 40 सालों से रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रहे हैं, रोटरी के जरिए कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं और अब बीकेपी यानी ब्रोकर की पाठशाला के जरिए अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। आज हम इनकी पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे, ब्रोकरेज का इवोल्यूशन और आज के मार्केट में सक्सेस का फॉर्मूला। तो आइए, प्लीज हेल्प मी वेलकम श्री विनोद ठक्कर। विनोद भाई नमस्कार, टीकेएमपी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से अपनी बात चल रही थी पॉडकास्ट के बारे में, लेकिन आज वो योग आ गया कि एक दूसरे के साथ में सामने सामने बात कर रहे हैं। थैंक यू किशन भाई। सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद और कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेटिव जर्नी अबाउट रियल एस्टेट एंड शेयरिंग विद सो मेनी ब्रोकर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, थैंक यू। यस, थैंक यू विनोद भाई। पहले हमारे व्यूअर्स को हमको ये बताइए कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई। आई एम श्योर आप बहुत वक्त से इस लाइन में है, तो काफी कुछ हुआ होगा, तो थोड़ा हमको उसके साथ एक इंट्रोड्यूस कराइए आपके जर्नी के साथ। So I have come into real estate by accident actually. I'm a BSc chemistry graduate from Gujarat. आपके पास 100 रुपए का नोट होगा तो 100 रुपए के नोट के पीछे एक वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर है, रानी की वाव, रानी की वाव, हिस्टोरिक सिटी पाटन। और उस जमाने में मतलब इंग्लिश तो ज्यादा बोलते नहीं थे, मैंने तो वर्निकुलर से पढ़ा हूँ, तो मुंबई जब आया तो इंग्लिश बोलने को नहीं आता था, 2 सेंटेंस। तो आई स्टार्टेड माय करियर एज ए साइट सुपरवाइजर इन दहिसर। अब आज जब हम बात करने वाले नॉर्थ मुंबई की, तो मेरा एक्चुअली मुंबई का जन्म ही नॉर्थ मुंबई में, दहिसर में। और दहिसर पहला सबब है व्हेन यू एंटर इन मुंबई। तो हम बोलते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया वहां पे है, बट व्हेन यू एंटर द मुंबई, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट गेट टू एंटर द मुंबई इज दहिसर। तो साइट सुपरवाइजर करके मैंने जॉब शुरू किया, मेरा एक दोस्त डेवलपर के साथ था। और यकीन मानिए मुझे रियल एस्टेट ब्रोकरेज करके कोई करियर हो सकता है वो पता ही नहीं था, कॉलेज किया तब तक। और साइट पे मैंने 2 साल काम किया, फाउंडेशन से लेके कंप्लीशन तक। साइट पे बहुत सारे ब्रोकर आते थे वहाँ पे साइट के ऊपर, और मैं डेवलपर की तरफ से था, तो उनको जगह भी दिखाता था, उनके लिए चाय पानी लेके आता था, सिगरेट मावा लेके आता था। ब्रोकर लोग उस जमाने में एक पाकिट रखते थे, एक डायरी रखते थे, डॉन का जैसा होता था, लिखते थे, नाम लिखते थे, फ्लैट का डिटेल लिखते थे, और उलिया का या तो सिगरेट पीता होगा या मावा खाता होगा, और उस जमाने में दलाल बोलते थे उनको। तो उन्होंने कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं किया, मतलब मैं इस डेवलपर की तरफ से मैं अपना काम करता था, वो देख के जाते थे, डेवलपर के साथ मीटिंग करते थे। सो वहां से मुंबई में शुरुआत हुई, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, डेवलपर का दूसरा प्रोजेक्ट नहीं था। तो वहाँ बाजू में एक बिल्डिंग था, वहाँ पे एक इंजीनियर था, उसके साथ दोस्ती हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला अभी आपका जॉब नहीं है, तो सेल्स में आना है, तो हमारी कंपनी में आपको लेके जाता हूँ। एंड देन ही टुक मी टू दैट डेवलपर्स ऑफिस, जिनका सेल्स का भी काम था, और पैंडा में उनका ऑफिस था, डीलवेल करके कंपनी का। ओके, तो जब मैं उनके ऑफिस में गया, ये बंदा लेके गया पराग चंद्राना करके, तो किशन में मैं ऑफिस देख के एकदम हक्का बक्का रह गया। तो दहिसर से पैंडा में अपने आप में बदलाव है, वहां लगे तो ऐसा लगता है मुंबई है। और एसी ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट अलग है, अकाउंट का बैक ऑफिस डिफरेंट है, सेल्स में जो लोग बैठे हैं एकदम टाई वाई पहन के बैठे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं सब। तो माहौल देख के मुझे समझ में नहीं आया क्या है। तो बाद में उनके सीनियर जो मैनेजर थे उपाध्याय जी करके, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मैंने 2 साल क्या काम किया और सब बताया। फिर उपाध्याय जी बोले कि ठक्कर भाई તમારું नॉलेज સારું છે, પણ आप पूरा दिन क्या करते हैं इंग्लिश में बताइए। अच्छा, तो मैंने कहा गेट अप एट 6:30 और करके फिर मैंने हिंदी चालू कर दिया। तो मैं बोला सर इंग्लिश तो नहीं आता है अपने को। तो बोले देखो हमारा कंपनी तो एकदम प्रोफेशनल है, और उस जमाने में कृष्ण में मैंने 1987 में उनकी ऑफिस में कंप्यूटर थे, 1987, और उनके ऑफिस वर्ली में थे, बैंड्रा में था, अंधेरी था, बुलून में था, बैंगलोर और दुबई में था उस जमाने। अच्छा, तो इंडिया के टॉप 5 रियल एस्टेट ब्रोकिंग कंपनी में नाम था उनका, डीलवेल। तो बोले यार हम तो फोन तभी तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो उनके ऑफिस के बाद मैंने एक होर्डिंग देखा था जिसपे लिखा था योर अर्न फॉर योर ड्रीम होम एंड्स हियर।
अब अपने को हंट का मतलब मालूम नहीं, बट मैंने देखा कोडिंग में और कंपनी का नाम है डीलवेल। आप डीलवेल बोलेगा तो फिर मैंने उनको पूछा आप क्या करते हैं? बोले, हम यहाँ पे रेंटल का भी काम करते हैं, बैंड्रा में किसको फ्लैट चाहिए, इधर फ्लैट चाहिए। तो मैं बोला मतलब वो जो दहिसर में मैं बैठता था, दलाल आता था क्लाइंट को लेके, वही होता है वही। आई कुडंट अंडरस्टैंड। मैं बोला ये एस्टेट एजेंट जो वहां पे था और ये जो ब्रोकिंग कंपनी है उसमें बहुत फर्क है। बड़ा फर्क है। मैं बोला यार ये तो अच्छा काम है फिर। मैंने उनको बोला सर अपने को इधर काम करने का आपके उधर। तो बोले लेकिन फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, आपका इंग्लिश भी आपको बात करने को नहीं आता है। कोई हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दिया है, क्लाइंट फोन कर रहे हैं, तो आप तो मिले नहीं हो क्लाइंट। फर्स्ट कम्युनिकेशन में आप बात क्या करो, तो हमारी कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है। बोलता है आपको नॉलेज अच्छा है लेकिन प्रोफाइल लिखना आप किधर बैठोगे नहीं भाई। हाँ, वो मैंने वो दोस्त को बोला, मैं बोला यार कुछ जुगाड़ करो, लेकिन मैं सीखूंगा मैं नहीं। तो फिर बात अचानक क्वेश्चन पूछा किशन भाई उनको कि सर आपको एक क्वेश्चन पूछूं। बोला, मैं बोला मुझे इंग्लिश नहीं आता है वो मेरे को मालूम है, और मैं आपसे एक्सेप्ट किया कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। उसका मतलब मैं अभी सीख सकता हूँ, मैंने अपना अपॉर्चुनिटी ऊपर रखा हूँ, मेरे को इंग्लिश सीखना है तो सीख सकता हूँ। हो सकता है मुझे इंग्लिश सीखने में 6-8 महीना 1 साल लग जाए। और आपकी बात भी सही है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे बात। बट मैं आपको पूछता हूँ कि आपके पास जो लोग बैठे हैं अभी टाइम फ्रेम के, उनको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपकी कंपनी के लिए कौन सा बंदा अच्छा है? इंग्लिश अच्छा आता है, बिजनेस नहीं कर सकता है, या बिजनेस कर सकता है और इंग्लिश नहीं आता? मतलब मेरे को बिजनेस करने को आता है। तो वो 1 सेकंड के लिए जरा फोल्ड हो गए कि यार ये बंदा कुछ सेंसिबल बात कर। काम की बात कर रहा है। मैं बोला इंग्लिश अच्छा आता है लेकिन 4 महीने में एक भी फ्लैट नहीं बेच पाएगा तो आप क्या करोगे उसको? बोले आपकी बात सही है लेकिन हम नहीं रख सकते आप। मैंने बोला सर आपका साइट कहाँ पे चालू है? तो उनका खुद का प्रोजेक्ट चालू था यारी रोड अंधेरी में। हाँ, उस जमाने में साइट पे कोई ऑफिस नहीं होता था सर। हाँ, क्यों? कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होते थे बरोबर। और उधर भाई लोग का बहुत पंगा होता था। हाँ, साइट पे आ जाता था सब, कौन आदमी ये फ्लैट लेने वाला मालूम नहीं है। और उस जमाने में इसलिए ब्रोकर के थ्रू ज्यादा ट्रांजेक्शन होते थे। हाँ, ब्रोकर क्लाइंट कौन है सब पूरा कुंडली निकाल के फिर डेवलपर के पास लेके जा। बरोबर। अच्छा मुंबई में ज्यादा करके डेवलपर के ऑफिस कॉमर्स हाउस होते थे टाउन में, किसी के साइट के कोड नहीं होता था बिल्कुल। हाँ। तो साइट पे सेल्स ऑफिस नहीं होता था, और उस जमाने में बिल्डिंग कम बनते थे तो डिमांड ज्यादा थी, शॉर्टेज थी, तो लोग सामने से जाके बुक करके आते थे। हाँ, मैंने उनको बोला सर आप मेरे को साइट पे बिठाओ। साइट पे तो कस्टमर बोला हमारा ऑफिस ही नहीं है साइट पे। तो मैं बोला आप बिठाओ ना, आप मेरे को ऑफिस नहीं है तो मैं साइट पे 3 महीना मेरे को टाइम दो आप। एटलीस्ट साइट के ऊपर जो क्लाइंट आएगा वो तो फ्लैट लेने के पहले साइट पे देखने को तो आएगा ना वो। तो आई विल हैंडल द क्लाइंट। और साइट पे एक्सपेक्ट नहीं करता है क्लाइंट के इसको इंग्लिश बहुत आनी चाहिए। हाँ, मैं जब उसको समझाना है दिस इज ऑल, दिस इज किचन, वो तो मैं बोला कर लूंगा मैं और थोड़ा थोड़ा सीख लूंगा। हाँ, तो बोले नहीं यार वो हमारा साइट ऑफिस तो है नहीं और हमको। मैं बोला सर मैं इंजीनियर के साथ बैठ जाऊंगा, मेरे को खाली एक टेबल कुर्सी दो आप। तो उसको लगा यार ये आदमी छोड़ेगा नहीं। मैं बोला एक काम करो आप मेरे को ऑफर लेटर मत दो, सैलरी का कोई कमिटमेंट नहीं, गिव मी 3 months टाइम, और अगर मैं 3 महीने में कुछ कर पाया तो मुझे रखना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आपका कोई गारंटी नहीं, आपका कोई कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट नहीं है। तो उसको थोड़ा दया आ गया मेरे पे, तो बोला ठीक है। सब हाउ आई एंटर रियल एस्टेट। मैं उनकी साइट पे गया और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन वहां पे गया तो अभी एक घर लेने के लिए इंसान को क्या चाहिए? कोई कस्टमर फ्लैट लेता है, आप एक घर लेने को जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? व्हाट इज योर डिसीजन पॉइंट? मैं आपको पूछता हूँ किशन भाई, आप डिसीजन किस चीज के ऊपर निर्भर हो? घर के साइज के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, और आसपास में क्या है आप? आसपास में नेबरहुड क्या है। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, यारी रोड में जाके पहले 15 दिन के अंदर मैंने पूरा यारी रोड वॉक करके एक एक रोड पे जाके आया, ओके। और डायरी लिया साथ में। मैंने बिल्डिंग का नाम लिखता था, नीचे 4 दुकान है तो दुकान का नाम लिखता था, दूध वाला है, मेडिकल स्टोर है, प्रोविजन स्टोर है। फिर वहां आगे तो बस स्टॉप किधर है, तो बस स्टॉप के ऊपर कौन सी बस आती है वो लिखता था। फिर वहां पे मस्जिद था एक, तो मस्जिद लिखा, मंदिर था तो साईं बाबा का मंदिर यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे, बैंक यहाँ पे, हॉस्पिटल यहाँ पे। और 15 दिन में मैंने पूरा यारी रोड है ना वो पूरा मैंने, मुझे तभी मालूम नहीं था एक दिन गूगल आए
ये गूगल का काम किया आपने उस टाइम में? मैंने मैपिंग किया, मुझे नहीं मालूम था इसको मैपिंग बोलते हैं, अभी समझ में आता है। और मैंने टेबल के ऊपर एक व्हाइट पेपर डाल के पूरा मैंने मैप अपने हिसाब से बनाया और सब बिल्डिंग के नाम, बस स्टॉप, ये वो सब डाल दिया उसको। क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, मेरा स्कूल, मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल, बस, ये कहाँ है, वही चाहिए उसको। दूसरा काम मैंने क्या किया, आजू बाजू में 8 प्रोजेक्ट चालू थे वहां। हीरा रत्नानी था, ओबरॉय था, एक राजेश बिल्डर था, आपका इंडो साइगोन का प्रोजेक्ट, नारायणी का प्रोजेक्ट। उनकी साइट पे जाके एक रजिस्टर में एक पेज के ऊपर उनके प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल डाल दिया, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो बोलता है इसलिए मैं तभी नहीं मालूम। हाँ, और मेरे पास नॉलेज आ गया अभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ब्रोकर के लिए, आपके पास आप जहाँ बैठे हैं ना उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। यू शुड बी अ लोकलिटी एक्सपर्ट। वो मैं 20-25 दिन में मैंने पूरा इधर डाल दिया माइंड। अब मेरे पास कस्टमर आता था, उसको पूछता था आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोलता था मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। तो बिल्डिंग का नाम एक बोलते हैं मैं स्काई हेवन में रहता हूँ, तो उसको मैं दिखाता था, ये देखो ये स्काई हेवन तुम्हारा इधर है। वो हैरान हो जाता, क्या नहीं तो जाता रहे। बाहर से कोई कस्टमर आता था, उसको 5 मिनट में मेरे एक टेबल पे बैठ के पूरा एरिया जो है ना उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको समझ में आ जाता। तो धीरे धीरे लोगों को समझ, और मैं एक रैपिड एक सुबह में लेके जाता था, 1 घंटा पहले बैठता था, डिक्शनरी इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, अपने हिसाब से जोर जोर से बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज शाम को पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। करते करते 1.5 महीने के बाद ऐसा हुआ, उपाध्याय जी ने मुझे बुलाया मेरा ऑफिस। तो उनके मैं इंजीनियर को बोला, फोन तो था नहीं उधर, बोले आप विनोद को बोला मिल के जाए। मिल क्यों गया, तो मेरे को बोला भाई कांग्रेचुलेसन। मैं बोला क्या हुआ सर, बोले वो कामदार करके जो प्रभा देवी का क्लाइंट था। मैं बोला हाँ सर, वो लोग 2 बार फैमिली के साथ आए, मुझसे उन्होंने 2 फ्लाइट बुक किए। अरे वाह, क्या हुआ? हाँ तुम्हारा नौकरी पक्का बोलता है। और बोलते हैं तुमने वो वहां पे क्या बनाया है, बोलता है बहुत तारीफ कर रहे थे तुमने। मैं बोला सर ऐसे ऐसे प्लान बनाया है मैंने। हाँ, सो वहां से शुरुआत हुई। और उनका 7 बंगलों में ऑफिस था, रिटेल ऑफिस था जहाँ पे सेल्स टीम था। तो मैं यारी रोड से साइड से शाम को निकलता 6 बजे डेटा लेके। जो क्लाइंट मेरे पास आए उनको अगर यहाँ पे फ्लाइट नहीं चाहिए तो मैं जाके उनको हैंड ओवर करता था कि भाई आप उनको दूसरा प्रोजेक्ट पिच कर सकते हो। और 1 घंटा बैठ के मैं किचन में उनको ऑब्जर्व करता था कि वो इंग्लिश में कस्टमर से कैसे, अगर किसी को फ्लैट बेचना है तो उससे कैसे बात कर रहे हैं, कोई बाहर है तो उसके साथ कैसे बात करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, एक प्रोसेस था, वो सब सीखा हुआ। और धीरे 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 करके 8 महीना वहां पे रहा साइट। उसके बाद उन्होंने एक बोरेली में प्रोजेक्ट लिया, तो मुझे बोरेली शिफ्ट किया। तो और तकरीबन 7 महीना बोरेली में उनके ऑफिस में बैठता था। तो इतने टाइम में तैयार हो गया। हाँ, और बोरेली जब मैं बैठता था गोरा गांधी में, आईसी कॉलोनी में 7 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, तो वापिस बोरेली में आके भी वो मैप बनाया पूरा बोरेली घुमा। एंड मेरा कुछ 1500 रुपये सैलरी था तभी। और मैं उस जमाने में महीने का 35-40 हजार रुपये का ब्रोकरेज का बिजनेस करता था। अच्छा, वहां से शुरू हुआ। फिर जो साइट पे काम करता था उसी साइट पे वापस गया। उधर एक छोटा सा एक टीचर का शॉप था, भाड़े पे देना था। वो कैजुअली मुझे मिले और मैंने बोला मैं खुद ही चालू करता हूँ, गुजराती आदमी ज्यादा नौकरी नहीं कर सकता है। तो 1989 में आई केम इन मुंबई ऑन 26 जनवरी 86 और 26 जनवरी 1989 में मेरे पर्सनल नाम से विनोद एस्टेट एजेंसी के नाम से बना ऑफिस रेंटल पे लेके 150 फुट। उसके बाद फिर मेरा एक छोटा भाई आया गाँव से, दूसरा भाई आया, फिर मेरे जीजा जी आए, फिर दूसरे जीजा जी आए, फिर मेरे पांजे। करते करते हमने फिर वहां से करियर की शुरुआत की। और अभी एक टाइम पे बिफोर लॉकडाउन वी हैड 22 ब्रांचेस विद अ टीम ऑफ 180 पीपल। एंड पोस्ट लॉकडाउन हमने वापस रिस्ट्रक्चर किया ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी और फैमिली में जितने लोग थे उनको लॉकडाउन के बाद बोला कि भाई अभी आप अपना खुद का चालू करो जहाँ पे भी है वहाँ पे। एंड आई वांटेड टू रिस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा थोड़ा बहुत बस इसमें जाता था ब्रोकर की पाठशाला में। सो नाउ करंटली वी हैव 6 ब्रांचेस इन मुंबई। बाकी के हमारे कनेक्शन है पूना में है, नागपुर में है, गोवा में। जो भी लोग हमारे साथ थे हमको वहाँ कुछ काम होता है तो उनकी ऑफिस से थ्रू आता है। विनोद भाई, ये तो बहुत अच्छे लाइफ लेसन आपने बताया कि कैसे आपने अपनी जिंदगी की नींव रखी, ब्रोकरेज बिजनेस की कैसे शुरू किया। तो ये आजकल के ज़माने में जो ब्रोकरेज का बिजनेस करना चाहते हैं उनको इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, क्या वो कर सकते हैं ताकि एथिकली अच्छे ढंग से वो लोग अपना काम कर पाए?
किशन भाई, आप अगर देखेंगे ना कि इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जब मैंने करियर शुरू किया तभी बहुत अनऑर्गेनाइज थी। हाँ हालांकि आज गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया है। हाँ अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से 2005 के बाद अगर मैं देखूं, 2005 के बाद गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन किया रियल एस्टेट के लिए। हाँ के बाद कॉर्पोरेट्स, जितने भी इंडिया के टॉप 10 कॉर्पोरेट्स है, उनकी नजर रियल एस्टेट के ऊपर पड़ी। हाँ और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स सारे रियल एस्टेट में है। टाटा तो बिरला ले लो, हीरानंदा अपना गोदरेज ले लो, महिंद्रा ले लो, अदानी ले लो, सारे लोग आगे, अभी बिरला ले लो। करेक्ट। जी। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने देखा कि रियल एस्टेट में कोई ब्रोकर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग या एजुकेशन तो है नहीं, हाँ ना कोई कॉलेज में सिखाया जाता है। मैंने मेरी लाइफ में, मैं आज जो भी हूँ वो मैंने काम करके, किधर सक्सेस हुआ किधर नहीं हुआ, तो वहां से एक्सपीरियंस से सीख के मैं और आप वहां तक पहुंचे। वैसे हम सब लोगों ने, शायद जितने भी पुराने लोग हैं, वो इसी तरीके से ऊपर आए, सीख कर गलतियां करके अपने गलतियों को सुधार के ही आए। मतलब नुकसान भी हमारा बहुत हुआ है, वक्त भी हमारा बहुत गया है इस सब चीज में। बहुत हुआ है। अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने वो मैप बनाया, आज अगर कोई जनरेशन, यंग जनरेशन रियल एस्टेट ब्रोकर बनना चाहता है, हाँ। उस तो मैप तो रेडी है ना सर, हमारे से भी ज्यादा डेटा रेडी है। पहले डेटा ही नहीं था। नहीं था। आपके पास बहुत सारी चीज जो है ना, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, एवरीथिंग। अभी रह गया था तो चैट जीपीटी आ गया। अब मुझे इंग्लिश में समझो कम्युनिकेट करना नहीं आता था, तो मैं चैट जीपीटी को पूछ के, अगर मैं एजुकेशन नहीं भी है समझ, तो आई कैन डू दिस बिजनेस। करेक्ट। कौन क्या है, आप देखेंगे जितने भी कॉर्पोरेट्स आए ना, अच्छा मैं उसके पहले आपको नंबर सारी दे देता हूँ। ये इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में कितने ब्रोकर होंगे आपके हिसाब से? अब 7,000 तो हमारे पास पुणे में रेरा वेरीफाइड। मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में टोटल रेरा और नॉन रेरा पकड़ के कितने ब्रोकर होंगे? बहुत ज्यादा, आई थिंक 2-3 लाख से ज्यादा होंगे। सर 15 लाख ब्रोकर है 15 लाख ब्रोकर है। इंडिया में। 15 लाख ब्रोकर है होंगे। और 15 लाख ब्रोकर में से अभी 1,12,000 रेरा रजिस्टर्ड ऑल ओवर इंडिया में। और वो 1,12,000 में भी आप देखेंगे तो अभी जैसे मेरी कंपनी में 25 लोग रेरा में रजिस्टर किया है मेरी कंपनी के नाम से। बिकॉज आपको जो सेल्स में बंदा बैठा है एक प्रोजेक्ट लेके, तो वहां पे उसको अगर रेरा रजिस्टर नहीं है तो ही कैन नॉट डू मार्केटिंग। डेवलपर्स के जितने मार्केटिंग और सेल्स हेड है उनको भी रेरा में रजिस्टर करना। हाँ जी। आप 1,12,000 में तकरीबन 20,000 तो वो एडिशनल है। ये लोग हैं। हाँ एक्चुअली 80,000 ब्रोकर है और 80,000 में more than 70,000 brokers are individual broker, हाँ जिसके पास टीम नहीं है, अकेला आगे करता है। तो इफेक्टिवली इंडिया में खाली 10,000 कंपनी है मैक्सिमम आपकी ओर में, ऐसी जो एस्टेब्लिश कंपनी है जिसके ऑफिस में 5, 10, 15, 20 आदमी है जो काम करते हैं। बरोबर। करेक्ट। अभी हुआ क्या है, रेरा तो आया समझो 2016 में, अभी 10 साल हो गया सर रेरा आके। हाँ 10 साल में रेरा ये जो 1 लाख से 15 लाख 14 लाख लोग जो रेरा में नहीं है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए, हाँ क्योंकि वो अनएजुकेटेड है उसमें ज्यादा कर। जिसको हाँ। जब कुछ काम नहीं था उसने दलाली चालू। बरोबर है। अभी इंडिया का जो ग्रोथ है, मैंने जो 40 साल में देखा है, दहिसर में मैं जहाँ पे करियर स्टार्ट किया था तभी मुश्किल से उस एरिया में 20 बिल्डिंग बनते थे और लिफ्ट नई लिफ्ट वाले बिल्डिंग बनने चालू हुए थे, एफएसआई काम थी। अभी आज खाली दहिसर में 250 बिल्डिंग बन रहे हैं सर, और 50 माले के बन रहे हैं, 40 माले के बिल्डिंग बन रहे हैं। तो आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा, क्योंकि अपना पॉपुलेशन बहुत है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है सब। बरोबर। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि सेल्स, आज देखो किसी भी डेवलपर को पूछ लो कि उनका सबसे पहला क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, पहले सेल्स देखते हैं कि यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, कितना सेल आएगा, उसके बाद काम चालू करता है बिल्डर। पहले बिल्डर काम चालू करता था, सेल अपने आप होता था, और जितना डिले होता था उसको उतना ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि भाव बढ़ते जाते। अभी उल्टा है। अभी आज अगर कोई डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो पहले देखता है मेरा फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितना है, मेरा कैश फ्लो कितना है, क्योंकि रेरा में डेट डाला है। अगर मेरा ये सेल्स आज नहीं हुआ और डिले हो गया तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, और अगर रेरा की डेट के आगे चला गया तो उसको पेनल्टी लग सकता है।
सही है। रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, उसको सेल कौन करता है? ब्रोकर सेल करता है। आज भी इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट्स आ गए, 80% सेल जो है वो ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर को थ्रू जाता है। यस। एक कॉर्पोरेट को क्या प्रॉब्लम आ रहा है? स्किल मैन पावर नहीं मिल रहा है ब्रोकर्स। आप देख रहे हैं पूरे, खास करके मेट्रो में क्या, छोटे सेंटर में, अभी रायपुर क्या क्या है, तो सारे डेवलपर ब्रोकर को गेट टुगेदर रखता है, चैनल पार्टनर मीटिंग करता है। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एक डेवलपर अगर, खास करके आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट डेवलपर जिनके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर उनको प्रोजेक्ट सेल डायरेक्टली करना है तो उनका कॉस्ट 10% के ऊपर जाता मार्केट को सेल। और अगर वही प्रोडक्ट वो ब्रोकर के थ्रू बेचता है, उनकी उनकी कंपनी में टीम क्रिएट करता है जिसको हम सोर्सिंग मैनेजर बोलते हैं। हाँ, एक सोर्सिंग मैनेजर, अपने पास 10 लोगों का टीम होता है, एक ही सेल्स वाला 10-10, 25-25 ब्रोकर उसको दे देते, तो उसको सुबह से शाम तक कुछ काम नहीं करना है, ये उसका ही कहता है। तो बनाया, उसको फॉलो अप करना है, उसको प्रोजेक्ट का डिटेल देना है, उसको जाके इंस्पायर करना है, मोटिवेट करके बेचो बेचो बेचो। हाँ, उनका कॉस्ट अगर ब्रोकर बेचता है तो 5% होता है। अब चैलेंज ये है सर कि आप इंडिया के जितने भी टॉप कॉर्पोरेट्स है, और मैं बहुत कॉन्शियसली बोल रहा हूँ ये चीज, उनके जितने भी मार्केटिंग हेड है, वीपी है, आप जो भी बोल लो, उसमें से किसी को रियल एस्टेट नहीं मालूम। क्योंकि कॉर्पोरेट ने क्या किया, हमारे इंडस्ट्री में कोई एजुकेटेड तो ब्रोकर थे ही नहीं थे जिनको सिस्टम प्रोसेस मालूम थी। तो उन्होंने क्या किया, जो ऑटोमोबाइल है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, वहां से जो सीनियर लेवल के जो मार्केटिंग हेड थे उनको उठाए और अपनी कंपनी में, और ये चैनल पार्टनर वर्ड भी उन्होंने दिया है। अपने वहां कोई चैनल पार्टनर वर्ड नहीं था। नहीं था। तो ये उन्होंने, जैसे ऑटोमोबाइल में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करते थे, वो डीलर का मीटिंग कर, फिर उनको पार्टी देंगे, अवार्ड देंगे, इंसेंटिव देंगे, वो सेम चीज इन्होंने लेके आया अभी रियल एस्टेट। ठीक है, उनको रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं है। मैं आपको, अगर ये बात बराबर है विनोद भाई। यहाँ आपने, मैं एक बात बताऊं, एक मीटिंग में मैं गया था, बहुत बड़े डेवलपर हैं इंडिया के, टॉप शायद 3-4 में होंगे, तो वो मिले, तो मैंने कहा सर आप पहले क्या करते थे? ही वॉज वर्किंग विद हिंदुस्तान लीवर, एफएमसीजी कंपनी। यस, तो मैंने बोला यार एफएमसीजी और रियल एस्टेट का क्या संबंध है? बोलता नहीं, हम लोग एफएमसीजी से अभी लोग उठा रहे हैं। तो व्हाट इज राइट। और अभी क्या हुआ है, जो लोग आप, एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू लोडा फॉर दिस, लोडा ग्रुप। 2005 में जब एफडीआई ओपन हुआ ना, उनके बाद उन्होंने जो मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया था ना सर, मतलब मार्केटिंग किसी को, अगर इंडियन रियल एस्टेट की मैं किसी को सिखाई है तो लोडा ने सिखाई। लोड़ा ने सिखाई है, सही बात। वहां आप जितने भी, वहां से जितने लोग निकले हैं ना लोडा से, जो मार्केटिंग हेड वगैरह, उनकी आज वैल्यू बहुत है इंडिया में रियल एस्टेट, बिकॉज वो रियल एस्टेट को समझ पाए। जी। कमिंग बैक टू ब्रोकर, क्या है, क्या में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है रियल एस्टेट में, नरेंद्र मोदी बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो 1 ट्रिलियन विल बी रियल एस्टेट बाय 2030। और मैं एक नंबर आपको देता हूँ, चाइना में अभी अपना पॉपुलेशन चाइना से बढ़ गया। बढ़ गया। चाइना में 2024 का जो डेटा है रियल एस्टेट मार्केट बहुत खराब है। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज जो चाइना में रेट्स है ना, वो 2005 के रेट पे पहुंच गया, इतना नीचे आ गए काफी। तो मतलब 21 साल पहले का रेट आज चाइना में है। और इतने खराब मार्केट में चाइना ने 2024 में 1,05,00,000 यूनिट बेचे। कितने? 1,05,00,000 यूनिट। और 2024 का इंडिया का फिगर मैं देता हूं, जो सबसे अभी तक का बेस्ट था, पिछले 1-2 साल से, 1.5 साल से थोड़ा स्लो है, बट 2024 वाज द बेस्ट ईयर फॉर इंडिया। इसमें इंडिया ने 5 लाख यूनिट बेचे। बताइए। तो अगर कोई चाइना 20 टाइम्स आ गए। अगला 15 साल इंडियन रियल एस्टेट में क्या होने वाला है, तो ये गैप है जो पूरा हो। और इस तरह हम जा रहे हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट डेवलपर्स आ रहे हैं, अगले आप 10 साल के बाद देखेंगे इंडिया का रियल एस्टेट का 40-50% जो मार्केट शेयर है ना, वो 10 डेवलपर के पास हो। सो व्हाई आई एम गिविंग यू दिस बैकग्राउंड। 2030 में, अभी हम 2026 में, 2030 में जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सेल्स करने के लिए इंडिया को 25 लाख ब्रोकर की जरूरत है। स्किल ब्रोकर, तेरा रजिस्टर 25 लाख ब्रोकर चाहिए जो ये माल बेचेंगे। उतनी डिमांड है, लेकिन हमारे पास स्किल मैन पावर है नहीं है। नहीं है।
So there is a huge demand for a training for real estate broker. उनको एजुकेट करने की जरूरत है. रेरा का जो ट्रेनिंग सेशन है ना, जो रेरा का, वो थियोरेटिकल है. थेरेटिकल है, बिल्कुल सही है, क्या है जीएसटी का, क्या वो बिजनेस नहीं सिखाते. नहीं सीखा. और इसलिए हमने ब्रोकर की पाठशाला 2020 में ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी स्टार्टेड. तो मैं आई वांटेड टू कम ऑन दैट. ये जो ब्रोकर की पाठशाला, ये बहुत कम लोग मैंने देखा है जो अपना बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस के इंटरनल सीक्रेट शेयर करते हैं, सिखाते हैं लोगों को कि ये बिजनेस इस तरह किया जाता है. तो इसके बारे में हमको बताइए, ब्रोकर की पाठशाला का कैसे निर्माण हुआ और क्या आपके ध्यान में आया जो आपने ये कदम लिया हो. सो ब्रोकर की पाठशाला का एक्चुअली क्रेडिट 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, 4 ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ से बोलते हैं ना आप कुछ चीजें सीखते हैं कहाँ से. सो फर्स्ट इज रोटरी, बिकॉज मैंने 95 में रोटरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, और वहां से मैं जो भी आज एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी, मेरे थॉट प्रोसेस, मेरा ट्रेनिंग लर्निंग जो भी है वहां से आया है. बहुत सारी ट्रेनिंग है वहां पे, एंड आई वाज एक्सपोज टू द एंटायर वर्ल्ड, यू नो, और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ मैंने काम किया. सो वहां से मेरे थॉट प्रोसेस की मुझे लगा कि यार ये मैं रियल एस्टेट ब्रोकर का जो बिजनेस है, रिस्पेक्ट नहीं था तभी. 95 में मैंने रोटरी ज्वाइन किया किशन भाई, और 96 में मैं रोटरी के प्रोग्राम में दहीसर का एक एस्टेट एजेंट, आप सोचो, मैंने विजिटिंग कार्ड एक अच्छा बनाया था, और मैं किसको मिला मालूम है, मिस्टर ज्योतिंद्र वकील, जो कि प्रीमियर ऑटो लिमिटेड. हाँ, वकील साहब प्रीमियर के पाल के थे, बरोबर है. मैंने में एआट और एम्बेसडर, मतलब, तो मैं रोटरी के थ्रू उनको मिला और मैंने उनको मेरा विजिटिंग कार्ड दिया. तो मेरा कार्ड देख के उन्होंने बोला, अरे मिस्टर टक्कर, वेरी गुड, you are in the business of making a dream successful for many lives. Very very important work you are doing, congratulations. तभी मुझे, और फिर मैं, उन्होंने उसके बाद में उनका कार्ड दिया, तब तक मुझे नहीं मालूम था वो कौन थे. अच्छा. और मैंने कार्ड देखा ज्योतिंद्र वकील, तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई. मैं बोला, एक दहीसर का एस्टेट एजेंट पाल के चेयरमैन को मिल रहा है, एंड दिस पर्सन इज रिकॉग्नाइजिंग माय प्रोफेशन. It's all about that, giving respect to each and every profession. Every profession is useful to this society, you know. Yes. विनोद भाई, आई एम जस्ट कमिंग हियर. एक ऐसा ही किस्सा, रोटरी, इवन आई बीन ए रोटेरियन, तो एक रोटेरियन ने हमको किस्सा बताया था पुणे में. वो जो ताज में एक मीटिंग होती थी, साउथ मुंबई की, होती है क्लब की मीटिंग में लंच मीटिंग होती है. तो दिस पर्सन वाज अ स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा सा इसका यूनिट था. ही वेंट टू बॉम्बे, तो बोला कि क्यों ना मैं अटेंड करके आऊँ, मेकअप हो जाएगा और नेटवर्किंग भी हो जाएगी, तो फेलोशिप भी हो गई, और वो आना चाहिए. दादर से उनको ट्रेन पकड़नी थी पुणे की. तो किसी ने बोला, तो वो पहले अपने रोटी में रिकॉग्नाइज करते हैं ना कि भाई गेस्ट था, एक्नॉलेज करते हैं, फ्लावर देते हैं. तो उनका वो हो गया, तो किसी ने उनको मार्क किया रहेगा. तो बोला, अरे आप कहाँ जाओगे? ट्रेन. बोला, सर मैं ट्रेन पकड़ूंगा दादर से. बोलो, चलो मैं छोड़ दूंगा, मैं उधर ही जा रहा हूँ. अपने गाड़ी में उनको बड़े गाड़ी में बिठाया छोड़ने के लिए. जैसे ही दादर पे उतरने को, तो रास्ते में बहुत सारी बातें हुई, और जब उतरने को थे तो उन्होंने पूछा, सर मैं बोलता है, हम JRD टाटा. वो बोला, मेरे तो जमीन खिसक गई, बाप रे बाप, JRD टाटा के साथ अभी तक मैं सफर कर रहा था. यस, तो ऐसे भी किस्से हैं. तो ऐसे रोटरी के तो बहुत किस्से. आई हैव मीट सो मेनी पीपल इन थ्रू रोटरी. सो रोटरी में वोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, एंड यू शुड यूज योर प्रोफेशन फॉर द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो ये एक्चुअल थॉट्स वहां से, ये जो ब्रोकर की पाठशाला का जो मैंने डिजाइन किया, वो वोकेशनल कोर्स है कि उसके थ्रू मैं लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दे सकता हूँ. So these thoughts came from Rotary first. और secondly, I was exposed to industry through Association of Real Estate Agents. हमारा जो एरिया ग्रुप जॉब. और मजे की बात यह है किशन भाई, शायद आपको नहीं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि 95 में मैंने रोटरी ज्वाइन की, तो मेरे बहुत क्लोज दोस्त थे, राजेंद्र खारिया जो अभी नहीं रहे. जी जानते हैं. दूसरे 2 दोस्त थे, हम लोग 4 ब्रोकर एकदम क्लोज फ्रेंड थे. तो मैं वो तीनों को रोटरी में लेके गया कि भाई तुम लोग भी साथ में हो, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वी यूज्ड टू गो फॉर कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग वगैरह.
और 97 में ऐसा हुआ, रियल एस्टेट मार्केट वाज वेरी बैड, वसंत मेहता के बाद बहुत खराब था, सही बोल रहे हैं, 97 टू 2001 2002 तक। तो मार्केट में एक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था। तो अपने डेवलपर थे राजेश बिल्डर, अजय पटेल करके, उन्होंने 15-16 ब्रोकर के साथ रेगुलर काम करते थे। उनके एक दोस्त ने रिसोर्ट नया खोला था हाईवे पे, तो पिकनिक पे लेके गए। तो हम 15-16 ब्रोकर सुबह से शाम तक पिकनिक में, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे, क्रिकेट खेल रहे, पत्ते खेल रहे, रात को फिर ड्रिंक विंक किया बैठ के। और रात को जब हम डिनर टेबल पे बैठे थे तो मैंने ये रोटरी के बारे में शेयर किया कि हम लोग, राजू भाई हम लोग जा रहे हैं रोटरी में, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने ज्योतिन्द्र वकील का इंसिडेंट शेयर किया कि यार लोग रोटरी का पिन देख के इतना ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, आंख बंद करके आदमी ट्रस्ट कर सकते। और हम लोग, हमारा बिजनेस के अंदर ब्रोकर एक दूसरे की टांग खींच रहा है, और हम ब्रोकर टू ब्रोकर रिलेशन ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। और उसकी वजह से उस जमाने में क्या लोकल बिजनेस होता था। मैं दहीसर में 6 साल तक दहीसर में रहा, उसके बाहर कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया। वहाँ रीजन वाइज ही धंधा था पूरा। क्यों, नॉलेज भी नहीं था। के साथ आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, इतना ट्रस्ट वैल्यू पे नहीं थी। मुझे मालूम है कोई ब्रोकर को अगर आपने बोला होगा मेरे पास क्लाइंट है आपका, ये बिल्डिंग में कोई फ्लैट है क्या, तो अगर उसके पास दूसरे माले पे फ्लैट होगा तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास 4 माले पे फ्लैट है, झूठ बोलता था। तो उसको डर था कि मैं बोल दूंगा तो डायरेक्ट चला जाए। हाँ, तो ये मैंने डिनर टेबल पे रखा कि यार वी शुड हैव एक ग्रुप बनना चाहिए, एसोसिएशन बनना चाहिए, और हम अलग अलग एरिया में जाके बिजनेस कर सकते हैं, साथ में मिलेंगे तो बड़ा बिजनेस हो सकता है। अब खाली अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे, सबके पास अलग अलग टैलेंट है। तो सबको अच्छा लगा आइडिया। तो मैं बोला अगर आप चाहो तो अपन साथ में मिलकर एसोसिएशन बना। तो एवरीबॉडी वाज रेडी। तो मैं बोला अभी यहाँ 15-16 लोग हैं, आप अपने अपने, आप जिनको क्लोज जानते हैं ना उनको लेके आओ, और हम एक मीटिंग रखते हैं। हमने नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग रखा, एक बैंक्वेट बुक किया दहीसर में, हमारा जिधर रोटरी का मीटिंग होता था, और 35 लोग जमा हो गए। तो ऐसे 1-1.5 घंटे तक मुझे रोटरी में से जो जो ज्ञान मिला था ना वो मैं बांट रहा हूँ। और मैंने बोला ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और हमको एसोसिएशन साल में एक बार मीटिंग होता है ऐसा नहीं चाहिए, और ना ही कोई झगड़ा करने के लिए कि किसी का ब्रोकर नहीं मिला, वो सब मगजमारी नहीं। पॉजिटिव माइंड वाले लोग हो जो आए, अपना नॉलेज एक दूसरे का शेयर करें। हम हर महीने एक मीटिंग रखेंगे, स्पीकर बुलाए, हमको नॉलेज वैल्यू क्रिएट करना है ब्रोकर के अंदर। अब ये सब चीज मैं रोटरी से सीखा कि यार आप जो बिजनेस में आपको उसको वैल्यू बढ़ाने का, रिस्पेक्ट बढ़ाने का, तो आप अपना वैल्यू बढ़ाओ। तो हमने बोला हम आर्किटेक्ट लाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट लाएंगे, एडवोकेट लाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस को लेके आएंगे जो आके एसोसिएशन को हमको गाइड करे कि हमको बिजनेस अच्छा कैसा करे। और हम एक लोकेशन में से एक ब्रोकर को ले, तो अलग अलग एरिया हो गया। फिर आपको दूसरे लोकेशन में जाने की जरूरत नहीं, एक लोकेशन में जो ब्रोकर है बाकी के सारे मेंबर वो एरिया का बिजनेस होगा तो उसके पास जाएगा, और एवरीबॉडी। तो सबको आइडिया पसंद आया। हमने 1000 रुपये जमा किया किशन भाई, और 35,000 रुपये जमा किया। फिर मैं हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट के पास गया, श्रीरंग प्रभु, उनको बोला सर आपको एसोसिएशन बनाना, आप गाइड करो। तो हमारे एसोसिएशन का कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो उन्होंने लिख के दिया। अच्छा, हाँ क्या मैंने दिया। और फिर हमको एसोसिएशन कैसा बनाने का फॉर्म वगैरह उसका पूरा बना के उन्होंने दिया। और हमने जब एसोसिएशन इंस्टॉलेशन किया, पहला इंस्टॉलेशन, वजू भाई मकवाना को हमने प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि वो बहुत सीनियर। और मैं तो अभी टाई वाई पहन के जाता था ना, किशन भाई तो पीछे से ब्रोकर लोग गाली देते थे, बोला ये देखो अंग्रेजी औरत, अंग्रेज की औरत घूम रहा है, ऐसा थोड़ा ऐसा कुछ होता है। तो हम बड़े ब्रोकर के पास गए जो 30-40 साल से थे, तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया एसोसिएशन। बोले ऐसा एसोसिएशन में कुछ नहीं होता है, ब्रोकर लोग कभी साथ में आ ही नहीं सकते। दैट वाज देयर थॉट। और फिर भाई हमने बगीचा में एसोसिएशन किया, तो हमने जो डेवलपर थे राजेश के पटेल करके, उनको चीफ गेस्ट बना। श्रीरंग प्रभु जो हमारे रोटेरियन थे पास्ट प्रेसिडेंट, ये वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर। और 1997 में किशन भाई ही स्पोक ऑन एथिक्स इन रियल एस्टेट। अच्छा, कि रियल एस्टेट में एथिक्स आप लाओगे तो आपका बिजनेस के अंदर कितना चेंज आएगा, वो 1997 में बोला था। और फास्ट फॉरवर्ड आज हमारा एसोसिएशन एरिया ग्रुप, हमारे एसोसिएशन के 2 ऑफिस थे, हमने सारे रोटरी के प्रोटोकॉल से एसोसिएशन को काम किया है। हमारे एसोसिएशन में सार्जेंट नाम का पोस्ट है सर, जो रोटरी में होता है। हाँ, और आज हमारे पास अभी 350 के ऊपर मेंबर है, हमारा एरिया एक्सपांड हो गया। हमारे एसोसिएशन ने एनआर इंडिया में कभी कंट्रीब्यूट किया, अभी सेकंड प्रेसिडेंट फॉर एनआर इंडिया इज फ्रॉम आवर एसोसिएशन।
Yes, and now ये बहुत छोटा सा एक जो बीज था ना, एक थॉट्स था, वो हमको कहाँ से कहाँ लेके, कहाँ से कहाँ और एनआर ग्रुप की वजह से मैं एनआर इंडिया में आया। एनआर इंडिया बिल्कुल। में काम किया, 10 साल तक मैं जीबी में था। तो एनआर इंडिया में मुझे पूरे इंडिया में घूमने का मौका मिला। हर एक एसोसिएशन में जाके मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, तकरीबन 26 एसोसिएशन में किया। तो वहां जब मैंने देखा, जहां जहां मैं जाके आया हूँ, आज भी मैं वापस जाता हूँ, तो लोगों का जो ग्रोथ हुआ है वहां पे छोटे से, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे जो आता है रियल एस्टेट में, जो मैं सीखा हूँ, अगर मैं शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता है। बड़े अरे एसोसिएशन में बहुत कम लोग हैं जो इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, जिनको रियल एस्टेट के बारे में मालूम है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज में सिखाते नहीं है। तो आप और हम ही रह गए कि हमारी जिम्मेदारी कि हम अगर नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देके जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत जरूरत होने वाली, मतलब इतना डिमांड होने वाला है रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस का, मैं आपको बोलता हूँ कि आज आदमी सोच नहीं सकता है। अब ये आइडिया है कि हम लोग इसको कोर्स के अंदर डिजाइन करें। दैट इज हाउ आई डिजाइन द कोर्स। एक 30 आवर का 8 सेशन होता है। ओके एबीसी ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकरेज बोलता हूँ। ओके हमने 4 जुलाई 2020 में ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया जूम में, और जिसमें मैंने सोचा पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों में। तो हमने जो सक्सेसफुल ब्रोकर है इंडिया के अलग अलग सिटी के, उनके साथ मैंने, जैसे आप मुझसे आज पूछ रहे, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग माय स्टोरी विद समबडी। तो मैंने लोगों की स्टोरी सुनी और लोगों के स्टोरी लोगों के पास पहुंचाई, और उसमें से बहुत सारे नॉलेज सेशन जैसा एक गोल्ड माइन है वो। सो वो ऑनलाइन थे, तभी जूम पे 50 एपिसोड हमने किए 5 सीजन की, और एक सीजन 3 वाज एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन ब्रो। ओके बहुत टैलेंटेड लोग हैं अपने इंडिया में सर। बहुत बहुत फॉरेन में हम जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो एनआर है वहाँ पे यूएसए में, लेकिन मैं देखता हूँ उनका नॉलेज हमारे इंडियन ब्रोकर जितना नॉलेज नहीं है। वो तो है ना, वो डिसिप्लिन वाला सिस्टम प्रोसेस वाली बात है। हमारे इंडिया में जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, वो शायद वो ज्यादा है, किसी के पास नहीं। हमारी जिम्मेदारी है हमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी को नए जनरेशन जेनजी के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ इसको कोलैबोरेट करें और हमारा ज्ञान बांटे, ताकि आने वाला कल हमारे इंडिया में इंडियन लोग ये इंडस्ट्री को मतलब डोमिनेट करने चाहिए, ना कि कोई बाहर से आके आपको सिखाए भी, या आपको नौकरी नहीं करनी उनकी, तो ये टाइम है आपको सीखना पड़े। सो अभी तक हमने उसके बाद हमने ऑफलाइन कोर्स चालू किया। मैंने मेरी ऑफिस में एक 25 सीटर का ट्रेनिंग सेंटर बनाया, और अभी तक 28 बैच हो गए, और उसमें तकरीबन 400 के ऊपर स्टूडेंट आए। स्टूडेंट्स 15 साल के लड़के से लेके 79 ईयर ओल्ड हैव अटेंडेड दिस कोर्स। 79 years 79 years. I am very happy कि 117 women have passed out from this course, and it's giving huge benefit to people. अब मुझे लगा कि नेक्स्ट स्लीप लेना है लोगों में और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने 4 जुलाई 2026 को पहला कॉन्क्लेव कर रहे हैं, 4 डे का कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे 7 स्टूडेंट एक दूसरे को मिलेंगे। जितनी फैकल्टीज है वो लोग आएंगे साथ में, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग होगा। हमने ऑल ओवर इंडिया से टॉप रियल एस्टेट ब्रोकर्स को इनवाइट किया। देयर आर 6 पैनल डिस्कशन, 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स है। ये सब पूरा दिन ट्रेनिंग, इंटरेक्शन एंड नेटवर्किंग, बहुत मजा आने वाला है। तो आप भी आइए उस दिन 4 जुलाई को, एंड यू सी दिस की पाठशाला कैन डू फॉर द इंडस्ट्री। और वहां पे मैं लोगों को अपील करता हूँ, आज भी यहाँ से भी अपील करता हूँ, जो लोग इस इंडस्ट्री में है, सक्सेसफुल है, आपने 30-40 साल निकाला है, इफ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू ब्रोकर की पाठशाला, प्लीज लेट अस नो, वी विल इनवाइट यू एज अ स्पीकर इन आवर सेशन। आपके नॉलेज से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा हो सकता। सो दिस इज और दूसरा ये, दिस इज नॉट अ बिजनेस मॉडल। मैं एक नॉमिनल फीस लेता हूँ 5,100 रुपया, बिकॉज फ्री का वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू नहीं। वो जो पैसा है वो पूरा चैरिटी में जाता है, कोई रोटरी प्रोजेक्ट्स में जाता है। तो दिस इज अ कोलैबोरेशन ऑफ रोटरी थॉट प्रोसेस एंड बिजनेस शेयरिंग। सो वेरी काम भी बहुत अच्छे हुए। तो जो फैकल्टीज है वो भी दे नॉट चार्ज एनी मनी, बिकॉज ये सारा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, जो अच्छे काम के लिए यूज होता।
और एक अच्छी फीलिंग आती है सर, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। आई थिंक क्यों ना ऐसा कुछ काम करके जाए कि हमारे जाने के बाद लोग हमको याद करें, बिल्कुल। कोई तो था जो कुछ अच्छा करके गया सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो विनोद भाई। दिस इज ए वेरी नोबल थिंग दैट यू आर डूइंग, कि ब्रोकर्स को आज तक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, एंड दिस कमिंग फ्रॉम ए पर्सन और नंबर ऑफ पीपल जिनको आप फैकल्टी करके इनवाइट करते हैं, जो प्रैक्टिकली इस राह पे चल चुके हैं, उनको इसके पेन पॉइंट्स पता है और सॉल्यूशंस पता है प्रॉब्लम्स के। अगर वो सिखाएं तो वो सीख सबसे बेटर होती है, थियरी से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। सो हमारे चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ब्रोकर की पाठशाला और फले फूले और बहुत ज़्यादा कोर्सेज हो, एंड इट शुड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ऐसे और बहुत ज़्यादा स्कूल्स की या इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि यह रियलिटी का सेक्टर ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा हमने उठाया साथ में मिलके, तो आगे भी बढ़ेगा। हमारी तरह और लोग इसको शायद आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। और आपका 4 जुलाई का इवेंट विल बी अ सुपर सक्सेस विनोद भाई, मैं जानता हूँ आप जो भी करते हो दिल से करते हो। आपका हमने स्टार्ट में जैसे आपने बताया कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने उनको बोला मेरे को साइड पे बिठा, मैं साइड से काम शुरू कर, but you came back. So I'm sure this is also going to be a super duper success, और अच्छे ढंग से आपका चलेगा विनोद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफी अच्छी बातें हुई। We will call you back for many more sessions like this. These are very interesting life lessons. Anytime, sir. Thank you very much for having me here. And I think we need people like you to spread this good word, what is happening in the industry. And you have been doing. And you have been doing this for so many days. I have seen that of your podcast. And you are inviting people from different city. And that is actually creating knowledge for someone who want to do business in that city. And you are also giving that connection. I think this is very important. और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इन टुडेज वर्ल्ड वन शुड थिंक ऑफ कोलैबोरेशन देन कंपटीशन। आई थिंक कंपटीशन जैसा कुछ होता नहीं है लाइफ में, बिकॉज आप है, मैं हूँ, हमारा कंपटीशन हो ही नहीं सकता है सर। हम एक दूसरे से अलग है, अगर हम साथ में मिल जाते हैं तो एक कोलैबोरेशन होता है। आपका नॉलेज मेरे पास आता है, मेरा नॉलेज आपके पास आता है, हम दोनों दो नॉलेज लेके निकलते बाहर निकलते थे। बिल्कुल। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। मैं आपको बोल देता हूँ सर कि जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को डाउट था माइंड में कि ऐसा कोई करता है क्या कि सिखा के आपके सामने कोई दूसरा ऑफिस डालेगा। तो मैं बोला यार हमारे उधर बहुत लोगों की जरूरत है, अगर आप साथ में मिलकर, आज हमने कितने बहुत सारे सिटी एसोसिएशन देखे हैं। आप देखो इतने सारे एसोसिएशन 20 साल पहले नहीं थे इंडिया में, नहीं थे, और जहां जहां एसोसिएशन बनाए ना सर, सबका बिजनेस बढ़ा है। विनोद भाई, जब हमने एनआर इंडिया शुरू किया था तो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एनआर इंडिया वाज एन फेडरेशन, मतलब एसोसिएशन की एसोसिएशन। वो एसोसिएशन तो है नहीं, तो एसोसिएशन बनाने से काम शुरू किया था हमने। मुझे याद है एनएमईआर का, नवी मुंबई का एसोसिएशन, मैंने 2 बार चक्कर लगाया था, वहाँ मेंबर्स ही नहीं थे। तो 2 लोगों को पकड़ा था, एमजे था, एमजे सिंह, उसको मोहन जी को बोला यार तू 5 लोग ले आ, और एक अमोल नंदा कुमार, अमोल स्वीट आर्ट, तो अमोल को मैंने बोला अमोल तू 6 लोग को ले आया यार। ऐसे 11 लोग मिला के हमने उनका एसोसिएशन शुरू किया। नासिक वॉज एन एसोसिएशन बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, एंड जब हमने उनको एनआर इंडिया, बट द लीडरशिप वॉज वेरी गुड, दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एनआर इंडिया, उन्होंने बनाने को चाहिए, तो उनको हमने कन्वर्ट किया। थाने का बहुत मेहनत की थी, मुझे याद है एसोसिएशन नहीं थे जब हमने शुरू किया था। मैं वही कहना चाहता हूँ कि शान कोई आप किसी को कुछ डोनेट करने के लिए तैयार है, सबके पास दिल बड़ा है सब। हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपए है किशन भाई, आपने किसी को 50 रुपए डोनेट किया, तो आपके पास कितने पैसे बच गए? 50 रुपए बचे ना, बरोबर। आप खाना खा रहे हो, आपकी थाली में 4 रोटी है, कोई गेस्ट आ गया तो आपने 2 रोटी उनके साथ शेयर किया, तो आपके थाली में आपके पास तो 2 ही आई ना, बरोबर। तो किसी को खाना शेयर कर रहे हो, पैसा शेयर कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो, उधर कम हो रहा है, लेकिन आप शेयर कर रहे हो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे शेयर कर रहे हैं आपका नॉलेज कम नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है उल्टा। कम नहीं हो रहा है, कुछ भी कम नहीं हो रहा है। ऑन द पॉइंट पे आप जितनी बार बोलोगे ना, आपका वापिस रट्टा मारोगे तो आपका वापिस अच्छा पावरफुल हो जाए। हाँ, एक वो गाड़ी बंद पड़ी है,
आप चलाओगे नहीं साल तक तो गाड़ी खराब हो जाएगी। शेयरिंग बरोबर। नॉलेज इज लाइक आप अपनी गाड़ी चला रहे हो भाई, और आप सिर्फ शेयर कर रहे हो तो दूसरा को शेयर कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज नया मिलता है। तो मुझे तो एक्सपीरियंस लगा कि मैं हर बैच में जाता हूँ, हर बैच में जाता हूँ, स्टूडेंट से कुछ सीखता हूँ मैं। हाँ, तो फॉर लाइफ मुझे तो और नई चीजें सीखने को मिलती। और ये NIR इंडिया इज अ ग्रेट एग्जांपल हमारे इंडस्ट्री के लिए कि जहाँ क्या भी बना है, एसोसिएशन में साथ में मिलके जिसने काम किया है, एक हाँ। दूसरे को कॉम्पिटिटर नहीं देख के, कोलैबोरेटर देख के, सबका बिजनेस बना है सर, सब आगे जा रहे हैं। तो वी नीड मोर पीपल टू कम टुगेदर, यू नो, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रख के अगर हमारी इंडस्ट्री में हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प दिस इंडस्ट्री टू गेट इंडस्ट्री स्टेटस। और एक रियल Yes. जो वर्ल्ड में US में कैसे रियल्टर को एक रिस्पेक्ट मिलता है, और इसलिए हमारे अंदर है कि हम अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इंडस्ट्री टू बी इन, आई थिंक फॉर नेक्स्ट 10-15 years. Absolutely, absolutely, 100%. You hit the nail, विनोद भाई, and I'm sure ये दिन बहुत दूर नहीं है, जल्दी ये समय आ जाएगा कि हो सकता है कि इसका फल ज्यादा हम लोग नहीं खा पाएंगे, लेकिन हमारी आगे वाली जनरेशन जो भी होंगे, जो भी इसमें आएंगे यंगस्टर्स, वो उसका फायदा ले पाएंगे। एंड यस, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू विनोद भाई, वी आर इन लवली टाइम, जल्दी मिलते हैं फिर। थैंक यू। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू, बाय।